तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक, देखिए बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में से एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है। देखिए बच्चों ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में क्या होता है, जो एक क्रियात्मक समूह है उसे तो मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है और उस आधार पर यौगिकों को नाम दिया जाता है और उसी आधार पर यौगिक को क्या देते हैं, नाम। आगे देखिए, उचित पूर्व लग्नों का उपयोग करके बचे हुए क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी के रूप में नाम दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर उचित पूर्व लग्न का उपयोग करके जो बचे हुए क्रियात्मक समूह है उन्हें हम किस रूप में नाम देते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अब देखिए बच्चों, कौन से समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लेंगे, तो ये चीज यानी इस बात का चयन, यानी वापस देखिए कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। तो देखिए आगे, कुछ क्रियात्मक समूह का घटता हुआ प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूहों का घटता हुआ प्राथमिकता का क्रम दिया हुआ है और देखिए बच्चों ये क्रम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक बार हम इस क्रम पे, इस सीक्वेंस पे नजर डाल लेते हैं और देखिए ये घटता हुआ क्रम है, प्राथमिकता का घटता हुआ क्रम। तो देखिए बच्चों, अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता की बात की जाए तो वो दी जाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को, COOH समूह, ठीक है। इससे कम प्राथमिकता का समूह होता है SO3H यानी सल्फोनिक अम्ल समूह। इससे कम प्राथमिकता का होता है COOR यानी हमारा एस्टर समूह। फिर देखिए एसिड हैलाइड समूह, उसके बाद में एमाइड, उसके बाद साइनाइड समूह, एल्डिहाइड, ये हमारा देखिए कीटोनिक समूह है। देखिए बच्चों जो ये कार्बोनिल समूह है ये कीटोनिक समूह है। उसके बाद एल्कोहलिक, फिर NH2, फिर हमारी C डबल बॉन्ड C जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, एल्कीन समूह, और उसके बाद में एल्काइन, ठीक है। तो ये बात हो गई क्रियात्मक समूह के घटते हुए प्राथमिकता के क्रम की। और देखिए बच्चों ये क्रम हमें पता होना बहुत ही क्या है, जरूरी, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों इस सारणी से हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से जो क्रियात्मक समूह है, यानी जो मुख्य क्रियात्मक समूह है और जो दूसरा क्रियात्मक समूह है जिसे हम प्रतिस्थापी के रूप में ले रहे हैं, तो किस तरीके से अनुलग्न का और पूर्व लग्न को काम में लिया जाता है। और देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका तो अनुलग्न काम में लिया जाता है और जो दूसरा क्रियात्मक समूह है जिसे कि हमने प्रतिस्थापी के रूप में माना है उसका पूर्व लग्न काम में लिया जाता है। तो देखिए एक बार इस सारणी पे नजर डालिए और इस सारणी से हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो कि हम क्या तो पूर्व लग्न काम में लेंगे और क्या अनुलग्न। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों इस सारणी को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो दिए हुए हैं क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है, ये देखिए ये दिए हुए हैं मुख्य क्रियात्मक समूह, अनुलग्न के रूप में नाम, यानी जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उनके अनुलग्न के रूप में हम क्या नाम काम में लेंगे वो इधर दिए हुए हैं। और देखिए ये दिए हुए हैं पूर्व लग्न के रूप में नाम, यानी द्वितीय क्रियात्मक समूह। देखिए हमने बात की थी ना कि मान लीजिए एक से अधिक क्रियात्मक समूह अगर उपस्थित है किसी भी यौगिक में तो उनमें से एक तो होता है मुख्य क्रियात्मक समूह और दूसरा होता है प्रतिस्थापी के रूप में, यानी जो दूसरा क्रियात्मक समूह है उसको प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। तो जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके लिए तो हम अनुलग्न काम में लेते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं अनुलग्न के रूप में नाम, यानी हम क्या नाम काम में लेंगे अगर कोई भी क्रियात्मक समूह अनुलग्न के रूप में उपस्थित है। और यहाँ पे दिया हुआ है पूर्व लग्न के रूप में नाम, यानी मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह अगर पूर्व लग्न के रूप में है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिस्थापी के रूप में है, तो हम क्या पूर्व लग्न काम में लेंगे जिसे हम द्वितीय क्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि पूर्व लग्न के रूप में हम क्या नाम काम में लेंगे। क्लियर है? तो देखिए एक एक पर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए COOH, यानी ये हमें क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह दिया हुआ है। और देखिए बच्चों हम लोग सब पढ़ के आए हुए हैं कि किस तरीके से क्रियात्मक समूह का नामकरण किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या अनुलग्न काम में लेते हैं, ओइक अम्ल, ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर पूर्व लग्न की बात की जाए तो पूर्व लग्न के रूप में हम काम में लेते हैं कार्बोक्सी। क्या काम में लेते हैं, कार्बोक्सी। क्लियर है? आगे देखिए दूसरा, देखिए SO3H, देखिए बच्चों सल्फोनिक अम्ल समूह है। देखिए ध्यान दीजिएगा,
सल्फोनिक अम्ल समूह है SO3H। इसके लिए अगर अनुलग्न की बात की जाए तो सल्फोनिक अम्ल हम लोग काम में लेते हैं, और पूर्व लगन की बात की जाए तो सल्फर। क्लियर है? ऐसे ही देखिए बच्चों, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एनहाइड्राइड है, यानी एनहाइड्राइड क्रियात्मक समूह है। और इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड, देखिए बच्चों, इसके लिए जो अनुलग्न काम में लिया जाता है वो ओइक एनहाइड्राइड काम में लिया जाता है, और इसके लिए कोई भी पूर्व लगन काम में नहीं लिया जाता, यानी इसे हमेशा अनुलग्न के रूप में ही काम में लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फोर्थ देखिए, ये देखिए बच्चों, हमारा एस्टर समूह है COOR। इसके लिए अनुलग्न काम में लेते हैं OH, और अगर पूर्व लगन की बात की जाए तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए पांचवा देखिए COX। ठीक है, यानी अगर हम बात करें एसिड हैलाइड के बारे में तो इसके लिए अनुलग्न काम में लेते हैं ऑयल हैलाइड, और अगर पूर्व लगन की बात की जाए तो हेलो कार्बोनिल। इसके लिए क्या पूर्व लगन काम में लेंगे? हेलो कार्बोनिल। इसी तरीके से देखिए बच्चों 6 नंबर का देखिए, अगर एमाइड समूह उपस्थित है CONH2 तो हम यहाँ पे अनुलग्न काम में लेते हैं एमाइड, और पूर्व लगन काम में लेते हैं कार्बेमॉयल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 7वां देखिए, अगर यहाँ पे CN, देखिए बच्चों, अगर CN समूह उपस्थित है तो हम यहाँ पे काम में लेंगे नाइट्राइल, यानी अनुलग्न नाइट्राइल और पूर्व लगन साइनो। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 8वां देखिए, अगर एल्डिहाइडिक समूह है CHO, एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है, अनुलग्न काम में लेते हैं एल, और पूर्व लगन काम में लिया जाता है फॉर्मिल। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से देखिए आगे, इसी तरीके से देखिए बच्चों 9th देखिए, अगर वहां पे कार्बोनिल समूह, और ये वाला कौन सा कार्बोनिल समूह है? कीटोनिक समूह। अगर कीटोनिक समूह उपस्थित है तो यहाँ पे हम अनुलग्न काम में लेते हैं ऑन, और अगर पूर्व लगन की बात की जाए तो कीटो या ऑक्सो। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए 10वां देखिए, NH2 एमिनो समूह अगर उपस्थित है, अनुलग्न काम में लेते हैं एमीन, और पूर्व लगन काम में लिया जाता है एमिनो। क्लियर है? और इसी तरीके से देखिए 11वां देखिए OH। ठीक है, एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, अनुलग्न काम में लेते हैं ऑल, और पूर्व लगन काम में लिया जाता है हाइड्रोक्सी। और इसी तरीके से देखिए बच्चों, ये देखिए CN समूह, देखिए बच्चों ये रिपीट हो गया। देखिए ये 7वां जो समूह है साइनाइड समूह दोबारा रिपीट हो गया 12वें नंबर पे, ये साइनाइड समूह है, और हम पढ़ चुके हैं कि साइनाइड के लिए हम लोग अनुलग्न काम में लेते हैं नाइट्राइल, और पूर्व लगन काम में लेते हैं साइनो। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, इस टेबल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए तो कौन सा अनुलग्न काम में लेंगे, और जो क्रियात्मक समूह जिसे हमने प्रतिस्थापी के रूप में माना है उसके लिए हम कौन सा पूर्व लगन काम में लेंगे। क्लियर है? और एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से बहुक्रियात्मक जो समूह वाले यौगिक होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। तो देखिए आगे देखिए, माना कि किसी कार्बनिक यौगिक में OH यानी एल्कोहलिक तथा COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह जुड़े हुए हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम इनके नामकरण पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि यानी मान लेते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में दो क्रियात्मक समूह उपस्थित है, पहला तो एल्कोहलिक समूह और दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, तब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्राथमिकता का क्रम देखा भी था, और प्राथमिकता के क्रम में हमने देखा था कि अगर इन दोनों समूहों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और जो OH समूह है उसको प्रतिस्थापित। क्लियर है? तो देखिए आगे, तब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं तथा अनुलग्न ओइक अम्ल लगाते हैं। अनुलग्न क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल। जबकि OH समूह प्रतिस्थापी होता है, यानी जो अल्कोहलिक समूह है वो प्रतिस्थापी होता है, जिसका पूर्व लगन हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो देखिए हम लोग OH समूह के लिए, जिसे हमने प्रतिस्थापी समूह माना है, उसके लिए हम लोग पूर्व लगन लगाएंगे, और क्या पूर्व लगन लगाएंगे हम लोग? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो एक बार हम उदाहरण पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा इस उदाहरण से।
देखिए बच्चों, ये हमें कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है। देखिए इसमें यहाँ पे तो है OH समूह यानी अल्कोहलिक समूह है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक है। अब देखिए बात की जाए कि कौन सा समूह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो ये वाला समूह तो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, और देखिए ये वाला जो OH समूह है ये क्या होगा, प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। और देखिए बच्चों, एक बार इसका हम नामकरण देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें गिनती यहाँ से शुरू होगी, भाई एक सीधी श्रृंखला है, इसमें गिनती मुख्य क्रियात्मक समूह से शुरू होगी। तो देखिए इसे, इस कार्बन को देंगे 1 नंबर, इस कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। और देखिए 4 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है, जो OH समूह है वो प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह के लिए हम पूर्व लगन काम में लेते हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि इस OH के लिए, जो OH समूह है अल्कोहलिक समूह है, इसके लिए क्या पूर्व लगन काम में लेते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी, यानी हम इसकी स्थिति बताएंगे कि 4 नंबर के कार्बन पे ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी। अब देखिए मुख्य श्रृंखला की बात करें, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, ब्यूट काम में लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसके लिए जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके लिए हम काम में लेंगे ओइक अम्ल। क्या काम में लेंगे, ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। और देखिए बच्चों, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसके IUPAC नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी, देखिए बच्चों 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। हम इस तरीके से भी IUPAC नाम को लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है वो सिरे पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन को हमने 1 नंबर दिया है। तो हम इस यौगिक का, जो हमें ये बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक दिया हुआ है, इसके नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है उसके लिए हम लोगों ने पूर्व लगन काम में लिया हाइड्रोक्सी, जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके लिए हम लोगों ने अनुलगन काम में लिया, और वो हमने क्या काम में लिया, ओइक अम्ल। और देखिए यहाँ पे भी देखिए ब्यूटेन में हमने ओइक लगाया, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, ये आपको एक सूत्र दिया हुआ है, देखिए इस सूत्र को आपने पहले भी समझा होगा, और एक बार वापस समझ लीजिए कि किस तरीके से हम बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण करेंगे। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है स्थिति और संख्या, देखिए बच्चों समझिए। देखिए बच्चों, आप इससे बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों को नाम देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बताया हुआ है कि प्रतिस्थापी का नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी ये एक सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र से आपको बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के नामकरण को समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है कि किस तरीके से हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, और उसके बाद देखिए आपको ये दिया हुआ है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापी का नाम। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, कोई भी अगर हमें कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है तो वहाँ पे प्रतिस्थापी के रूप में कोई एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और देखिए बच्चों समझिए, अगर हम बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक की बात कर रहे हैं तो इन यौगिकों में भी दोनों ही प्रकार के समूह भी जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी प्रतिस्थापी के रूप में वहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह भी हो सकता है, और कोई जो हमारा एल्किल समूह है वो भी जुड़ा हुआ हो सकता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से नाम देना है। सबसे पहले हम स्थिति और संख्या बताएंगे। ये आप लोगों को पता है कि भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या स्थिति है हमारे प्रतिस्थापी की। तो देखिए स्थिति और संख्या बताएंगे, और अगर वहां पे कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो एल्क प्लस इल, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए एक कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है तो मैथिल हो गया, भाई एक कार्बन के लिए हम लोग मैथ काम में लेते हैं, मैथ में इल लगाएंगे तो मैथिल।
ठीक है। तो ये क्या है, एल्क प्लस इल, यानी कितने कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है उसमें इल लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे कोई हम बात करें क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसकी भी हम स्थिति और संख्या बताएंगे और उसके लिए हम काम में लेंगे पूर्व लगन। जो हमने पूर्व लगन अभी सारणी में पढ़े हैं वो पूर्व लगन हम लोग काम में लेंगे, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापी का नाम समझ में आया होगा। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए, भाई मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कोई बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों किसी भी बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे प्रतिस्थापी के रूप में कोई एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ हो सकता है या कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम किस तरीके से प्रतिस्थापी का नाम देंगे। सबसे पहले हम जो भी एल्किल समूह वहाँ पे जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति और संख्या बताएंगे, ठीक है। यानी कितने नंबर पे कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने नंबर पे वो है, यानी उसकी स्थिति और संख्या बताएंगे। और संख्या का मतलब है उस कितनी संख्या है, कितने नंबर उसके जुड़े हुए हैं, यानी कोई भी एल्किल समूह एक जुड़ा हुआ है या दो जुड़ा हुआ है। और स्थिति, इसका मतलब है स्थिति, यानी हम स्थिति और संख्या बताएंगे। उसके बाद हम उस एल्किल समूह को लिखेंगे। उसके बाद स्थिति और संख्या को ही बताते हुए हम जो क्रियात्मक समूह है जिसे हमने प्रतिस्थापी माना है उसका पूर्व लगन लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो भी मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, तो उसमें हम लोग अगर जो श्रृंखला है वो संतृप्त श्रृंखला है, यानी वहां पे केवल अगर सिंगल बंध, एकल बंध उपस्थित है तो हम एल्क प्लस एन लगाएंगे। क्लियर है। अगर वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्थिति और संख्या के साथ इन या आइन लगाएंगे। यानी जो एल्क है, एल्क यानी जो भी हमारा जितने भी कार्बन की हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, अगर वहां पे केवल सिंगल बंध है, उस कार्बन श्रृंखला में केवल सिंगल बंध उपस्थित है तो हम एल्क प्लस एन यानी एल्केन इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लीजिए वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो हम क्या करेंगे, स्थिति और संख्या के साथ में एल्क प्लस इन और आइन लगाएंगे, यानी एल्क लिखेंगे, उसके बाद में स्थिति और संख्या बताते हुए इन या आइन लगाएंगे। और हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हम काम में लेते हैं इन, हम क्या काम में लेते हैं इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम काम में लेते हैं आइन। ये हम सब पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्थिति और संख्या के साथ हम अनुलगन लगाएंगे। और देखिए बच्चों अनुलगन हम किसका लगाते हैं, जो हमारी मुख्य क्रियात्मक समूह है। क्लियर है। तो इस तरीके से इस सूत्र के आधार पर, ये सूत्र अगर आपको पता है, इस सूत्र के आधार पर हम किसी भी बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग कुछ उदाहरणों से इन्हें समझ लेते हैं। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उन उदाहरणों से हम बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के नामकरण को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों ये पहला उदाहरण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो इस यौगिक में दो क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइडिक समूह है और ये कीटोनिक समूह है। ठीक है, हम लोगों ने वो पढ़ा था, मतलब जो हमारा क्रम था, प्राथमिकता का क्रम था, वो पढ़ा था। और हमने क्या देखा था कि एल्डिहाइडिक समूह को प्राथमिकता दी जाती है, यानी अगर इन दोनों समूह की बात की जाए तो इन दोनों समूहों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता एल्डिहाइडिक समूह को दी जाएगी और कम प्राथमिकता किसको दी जाएगी, कीटोनिक समूह को। ये एल्डिहाइडिक समूह है, ये कीटोनिक समूह है, यानी ये तो हमारा क्या हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो समझिए ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। और मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एल काम में लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी समूह, यानी इस समूह को हमने क्या माना है, प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी के रूप में अगर हम इसे लेंगे तो हम क्या काम में लेंगे, ऑक्सो। ठीक है, और देखिए बच्चों आप लोगों को पता है नामकरण का नियम कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। भाई अभी हम लोगों ने देखा ना ये सूत्र, भाई सबसे पहले प्रतिस्थापी को नाम दिया जाता है, उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला को। तो देखिए इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4। इसको नाम दिया 1, यानी इस कार्बन को हमने कौन सा नंबर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब प्रतिस्थापी को नाम देना है। 3 नंबर पे यहाँ पे क्या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, कीटोनिक समूह। और देखिए बच्चों कीटोनिक समूह के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, कौन सा पूर्व लगन काम में लेते हैं, ऑक्सो। तो देखिए ये हो जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, भाई 3 ऑक्सो हो गया। अब यहाँ कितने कार्बन है, मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है।
क्लियर है। और 4 कार्बन है तो हम क्या काम में लेंगे, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो हम काम में लेंगे ब्यूटेन। भाई 4 कार्बन है ब्यूटेन, और 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एल्डिहाइडिक समूह ब्यूटेन 1L, ठीक है। और देखिए इस IUPAC नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3-ऑक्सोब्यूटेनेल। देखिए जो समझिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3-ऑक्सोब्यूटेनेल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक समूह सिरे पर उपस्थित है, 1 नंबर पर उपस्थित है, ठीक है। यानी जो हमारा एल्डिहाइडिक समूह है इसके कार्बन को 1 नंबर दिया हुआ है, तो इसके IUPAC नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3-ऑक्सोब्यूटेनेल, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3-ऑक्सोब्यूटेन 1L। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें साइनाइड समूह भी उपस्थित है और एल्डिहाइडिक समूह भी उपस्थित है, यानी दोनों समूह इसमें उपस्थित है। ये तो हमारा साइनाइड समूह हो गया, ये एल्डिहाइडिक समूह हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्राथमिकता के बारे में, तो प्राथमिकता दी जाएगी साइनाइड समूह को, ठीक है। तो इसके कार्बन को हम बोल देंगे 1, ये 2, ये 3, और ये देखिए बच्चों इसको हम लेंगे यहाँ पे किसके रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। बच्चों वापस देखिए, यहाँ पे एक तो जुड़ा हुआ है साइनाइड समूह, एक ये एल्डिहाइडिक समूह जुड़ा हुआ है, तो ये तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। देखिए मैं मुख्य लिख रही हूँ, मुख्य से आपको समझ में आ जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह, तो ये तो हो गया हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह। और ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापी। इस समूह को हम किस रूप में लेंगे, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। तो देखिए इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, देखिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका नाम होगा 3-फॉर्मिल। देखिए जो समझिए यहाँ पर 3 नंबर पे CHO समूह जुड़ा हुआ है, ये एक तरीके से एल्डिहाइडिक समूह है जो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, प्रतिस्थापी की तरह, यानी इसको हमने प्रतिस्थापी समूह माना है। इसके लिए हम काम में लेंगे फॉर्मिल, तो ये हो जाएगा 3-फॉर्मिल। देखिए 3 नंबर पे फॉर्मिल समूह है, 3-फॉर्मिल। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3-फॉर्मिल प्रोपेन। अब देखिए ये जो साइनाइड समूह है वो 1 नंबर पे उपस्थित है। तो देखिए बच्चों इस ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जब 1 नंबर पे कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है ना, तो उसकी स्थिति बता दी जाए तो भी सही है और नहीं बताई जाए तो भी करेक्ट है। नाम गलत नहीं होता है, आप उसकी स्थिति को बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। तो मैं इसका नामकरण ऐसे भी लिख सकती हूँ 3-फॉर्मिल प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। और इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 3-फॉर्मिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। तो ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए बच्चों तीसरा एग्जाम्पल देखिए। देखिए इस तीसरे एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह है। देखिए जो ध्यान से देखिए, अगर आप इस यौगिक को देखेंगे, इस बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक को देखेंगे तो इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है। देखिए एक तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित है, और यहाँ पे ये साइनाइड समूह उपस्थित है, ठीक है। यानी 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और इन दोनों में से जो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ये वाला समूह है, ये तो क्या हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। और देखिए ये वाला जो समूह है साइनाइड समूह, वो क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह हो गया, ठीक है। अब देखिए जो ध्यान दीजिए, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, अनुलग्न, यानी इसके लिए हम लोग काम में लेंगे ओइक अम्ल। कौन सा अनुलग्न काम में लेंगे, ओइक अम्ल। और देखिए ये जो हमारा साइनाइड समूह जो कि प्रतिस्थापी के रूप में है, इसके लिए पूर्व लगन हम काम में लेंगे साइनो, ठीक है। तो देखिए इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, 3-साइनो। भाई 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, 3 नंबर पे साइनो समूह, 3-साइनो। यानी देखिए बच्चों हमने इस वाले कार्बन को 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। हमने जब गिनती की 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का कार्बन, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है, तो 3-साइनो हो गया। इसके बाद देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब है ब्यूटेन, ब्यूटेन। और 1 नंबर पे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। भाई 1 नंबर पे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है जिसके लिए हम ओइक अम्ल, ये अनुलग्न काम में लेंगे। तो देखिए 3-साइनो ब्यूटेन 1, देखिए ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, ठीक है। तो क्या नाम हो गया, 3-साइनो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, क्लियर है। आगे देखिए बच्चों,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4th नंबर का। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप इस यौगिक को देखेंगे इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है। देखिए ध्यान से देखिए, एक तो ये कीटोनिक समूह उपस्थित है और ये देखिए यहाँ पे जो OH समूह है, एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। और देखिए इसमें से जो ये कीटोनिक समूह है, देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये कीटोनिक समूह है। तो ये कीटोनिक समूह तो हो गया यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह, और जो ये एल्कोहलिक समूह है ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब देखिए जब हम इस मुख्य श्रृंखला को नाम देंगे, देखिए जो मुख्य श्रृंखला है 5 कार्बन की, इसको हम नाम देंगे तो गिनती देखिए यहाँ पे, इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इस तरीके से हम यहाँ पे गिनती करेंगे। तो देखिए 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ये 4 नंबर पे हमारा एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, और इसके लिए यानी यहाँ पे ये प्रतिस्थापी है, तो इसके लिए जो हम लोग पूर्व लगन काम में लेंगे वो हाइड्रोक्सी काम में लेंगे। तो देखिए 4 हाइड्रोक्सी, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। देखिए 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, यानी अल्कोहलिक समूह के लिए हाइड्रोक्सी हमने काम में ले लिया, 4 हाइड्रोक्सी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, यानी 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन। और देखिए 2 नंबर पे कीटोनिक समूह उपस्थित है, तो पेंटेन 2 ओन। देखिए बच्चों कीटोनिक समूह के लिए हम लोग अनुलग्न क्या काम में लेते हैं, ओन। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों इन चारों एग्जाम्पल से आपको बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक समझ में आए होंगे कि बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक क्या होते हैं और किस तरीके से इनका IUPAC नामकरण किया जाता है। तो देखिए बच्चों ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और दूसरा जो प्राथमिकता का क्रम है वो आपको याद करना पड़ेगा, तभी हम इन बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के नामकरण को अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर है। तो देखिए बच्चों अब ये टॉपिक समाप्त हो गया है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।